तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शिप जो होती है वो ग्रीन आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है, जबकि हमारा सांगू उसी शिप के ऊपर छुपका लेटा होता है। तो जब हमारा सांगू वहां पर लेटा होता है वो साथ ही अपनी मदर के बारे में सोच रहा था कि उसकी मदर पता नहीं उसे कब मिलेगी। किसी के साथ शिप के अंदर जहां पर वो सोल्जर्स होते हैं उसे अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग वहां पर हंस हंस कर कह रहे होते हैं कि इस बार हमें यहाँ पर पूरे 800 नियांग्स मिले हैं। ये वाला बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जबकि उनमें से एक नया सोल्जर होता है तो वो कहता है कि कोई इतना सारा पैसा कैसे कमा सकता है, ये काम क्या करता होगा। दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर नए हो ना, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि वो क्या काम करता है। वो एक बाउंटी हंटर है, लेकिन है बहुत बड़ा बावुक और बेवकूफ। वो बहुत ज्यादा इमोशनल अपनी माँ और बहन के लिए हर महीने यहाँ पर पैसे देकर जाता है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ और बहन के लिए यहाँ पर ये पैसे पहुंचते कहाँ है, क्योंकि हम सभी लोग इस पैसों को आपस में बांट लेते हैं। तो नया सोल्जर उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो वो कहता है तो और क्या, 800 नियांग है यहाँ पर, 800 नियांग को हम तीनों आपस में बांट लेंगे और साथ ही हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी भी देकर जाता है ताकि हम लोग ये काम जो है करते रहें। यहाँ सोल्जर उनसे कहता है लेकिन अगर वो वाकई में इतना ज्यादा फेमस बाउंटी हंटर है तो फिर अगर हम लोग उसका पैसा यहाँ पर चोरी कर रहे हैं तो कहीं अगर उसे पता चल गया तो बुरा होगा। तो कैप्टन उनसे कहता है क्या ही बुरा होगा, उसे यहाँ पर पता कैसे चलेगा। वो बेवकूफ खुद तो आइलैंड के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि आइलैंड एक फॉरबिडन एरिया है और उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है। उसे लगता है कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है, 17 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी माँ को मरे हुए पूरे 17 साल ही हो गए। जब उसकी माँ को वहां पर ले जाया गया था उस आइलैंड के ऊपर तभी उसकी माँ मर गई थी और उसके बाद अब 17 साल से उसकी बहन वहां पर है जो कि कुछ ही दिनों में मरने वाली है। कोई भी वहां पर जाकर इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, यानी कि ये खुद तो वहां पर नहीं जाएगा क्योंकि इसे खुद भी बीमारी लग जाएगी और कोई और भी वहां पर नहीं जा सकता। इसी वजह से हमारा राज हमेशा राज ही रहने वाला है। ये पैसे हम लोग आपस में बांटते रहते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैंने तो इतने पैसे इकट्ठे कर लिया है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर हीनान में एक प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगा। तो नया सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर्टी का क्या करोगे, हम लोग जाकर रेड डिस्ट्रिक्ट में एंजॉय करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का क्या ही फायदा होगा। जबकि इसी के साथ ही कैप्टन उनसे कहता है कि जरा आराम से बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं यहाँ पर शिप के ऊपर काम करने वाले बाकी वर्कर्स भी बात ना सुन ले और वो भी हमसे हिस्सा ना मांगने लग जाएं। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर आपस में पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं कि 800 नियांग को आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन साथ ही वहां पर उनकी छत टूटती है तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो गया। हमारा सांगू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इन लोगों ने रेड गॉब्लिन को पिछले 17 साल से बहुत ज्यादा लूटा है। तो अंदर आने के बाद वो गुस्से के साथ कहता है कमीनों कहीं कि तुमने यहाँ पर उस बेचारे को यह भी नहीं बताया कि उसकी माँ मर चुकी है और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारा सांगू उन तीनों को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उनमें से दो जो होता है बहुत ही बुरी हालत में जख्मियों का ग्राउंड पर पड़े होते हैं और वो तीसरे वाले को पंचेस मार रहा होता है और उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि रेड डेविल की मां मरी कब थी। तो इसी के साथ ही वो बेचारा आगे से जवाब देने लायक नहीं होता क्योंकि वो मर चुका होता है। तो सांगू कहता है लगता है कमीने तुम मर गए। फिर साथ ही वो दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है जिसमें थोड़ी बहुत जान होती है। तो वो कैप्टन को उठाता है और उसे कहता है कि बताओ कि उसकी मां कब मरी। तो वो कहता है कि जैसे वहां पर उसकी बहन और मां को ग्रीन आइलैंड के ऊपर ट्रांसफर किया गया था कुछ ही दिनों के बाद उसकी मां मर गई थी, यानी कि तकरीबन 17 साल ही हो चुके हैं और हमने यहाँ पर उसे इस बारे में नहीं बताया। तो ये बात सुनते ही हमारा सांगू से कहता है कि और उसकी बहन का क्या उसकी बहन अभी तक जिंदा है। तो वो कहता है कि हाँ उसकी बहन अभी तक जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और बहुत ही जल्दी वो भी मरने वाली है। तो हमारा सांगू कैप्टन को भी वहां पर मार डालता है और इसी के साथ ही बाहर डॉक के ऊपर जो बाकी वर्कर्स होते हैं वो भागते हुए उस रूम की तरफ आते हैं। तो हमारा सांगू दरवाजे को जबरदस्त किक मारता है तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सांगू कहता है कि शिप को तेजी के साथ सामने की तरफ लेकर जाओ, यानी ग्रीन आइलैंड के ऊपर पहुंचाओ, मैं यहाँ पर और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। और शिप जो होती है बड़ी तेजी के साथ ग्रीन आइलैंड की तरफ जाना स्टार्ट करती है। जबकि हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो अभी भी वहां पर किनारे के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर पता नहीं वो लोग इस वक्त कैसे होंगे, क्या वो वाकई में ठीक होंगे या नहीं। एक सीन जो होता है हमें ग्रीन आइलैंड का दिखाया जाता है जो कि किसी भी एंगल से मुझे ग्रीन तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से ये एक रेगिस्तान की तरह ही है। तो वहां पर हमारा सांगू जो होता है आंटी से पूछता है कि क्या तुम योन ही को जानती हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। वो बेचारी तो उठकर चल फिर भी नहीं सकती क्योंकि हम सभी में से सबसे ज्यादा कमजोर वही है। अब मुझे नहीं लगता कि वो एक या 2 दिन से ज्यादा जी पाएगी या फिर 1 या 2 घंटे तक ही जिंदा रह पाएगी क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, हो सकता है कि वो आज ही मर जाए। तो हमारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद वहां पर कैंप के अंदर चला जाता है और उसे कहता है कि सियोन ही, क्योंकि वहां पर उसकी बॉडी जो होती है पूरी तरह से रॉट कर रही होती है, उसकी स्किन जो होती है पिघल गई होती है, इसी वजह से स्मेल आ रही होती है। तो सांगू अंदर जाता है, जाकर देखता है वो कपड़े में लिपटी हुई होती है। तो हमारा सांगू से कहता है कि सियोन ही क्या तुम हो। तो सियोन ही की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि उसकी चेहरे के ऊपर भी मांस जो होता है वो पिघल चुका होता है। तो उसे कहती है कौन है, क्या तुम बिग सिस्टर हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं सियोन ही, मैं यहाँ पर बिग सिस्टर नहीं हूँ। तो अब अपनी आंखें खोलती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे बिग ब्रदर हो। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है अपनी पास से गुड़िया निकालकर उसके सामने करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें याद है मैं जो गुड़िया तुम्हें वापस देने के लिए आया। तो सियोन उस गुड़िया को देखते ही कहती है ये तो मेरी गुड़िया है और वो अपने हाथ आगे करती है। तो उस बेचारी की तो उंगलियां पिघल चुकी होती हैं, सिर्फ उसकी पाम से बची होती है। तुम्हारा सांगू कहता है कि इस बेचारी की तो उंगलियां भी नहीं रही। और इसी के साथ सांगू
वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। तो वो गुड़िया उसको दे देता है। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो और ये गुड़िया तुम्हारे पास क्या कर रही है, मेरा ब्रदर कहाँ पर है। ये गुड़िया तो मेरे ब्रदर के पास होनी चाहिए थी। तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे ब्रदर ने मुझे दी है, वो चाहता था कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे बात करूँ और देखूं कि तुम यहाँ पर कैसी हो, मैं उसका दोस्त हूँ। तो ये बात सुनती वो कहती है क्या मेरा ब्रदर अभी तक जिंदा है। तो सांगू से कहता है कि जिंदा, वो जिंदा नहीं बल्कि वो अच्छा भला हट्टा कट्टा है और इस वक्त दुनिया में उसका बहुत ज्यादा नाम है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और वो रेड हेयर डेविल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उससे डरते भी हैं। ये बात सुनते ही सियोनी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा ब्रदर अभी तक जिंदा है और वो अच्छा भला है। सांगू वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो यहाँ पर रेड गॉब्लिन का संदेशा इसके पास पहुंचाने के लिए आया था कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि बेचारे रेड गॉब्लिन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उसकी माँ पहले से मर चुकी है और उसकी बहन जो है वो आज या कल यहाँ पर मरने वाली है। तो रेड हेयर गॉब्लिन को इस बारे में पता चल जाए तो उस बेचारे की क्या हालत होगी कि उसको यहाँ पर पिछले 17 साल से बेवकूफ बनाया जाता रहा है और वो बेचारा यहाँ पर हर महीने इनके लिए पैसे भिजवाता था कि उसकी माँ और बहन यहाँ पर अच्छा खाना पीना खा पी रहे हैं, उनके उसके पैसों की वजह से यहाँ पर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। सियोनी जब वहाँ पर अपने ब्रदर को लेकर रो रही होती है तो सांगू से कहता है क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहोगी। तो वो कहती है क्या तुमने कहा कि भाई से मिल सकती हो। तो सांगू कहता है कि हाँ तुम अपने भाई से मिल सकती हो, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो नदी के दूसरे किनारे पर है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी। तो वो कहती है लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। तो सांगू इसी के साथ अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है और उसे कहता है कि पहले यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिगेन करने दो ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। तो उसे कहती है प्लीज मुझे टच मत करो, अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हें भी जो बीमारी लग जाएगी और तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। तो सांगू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक गार्ड हूँ, अब इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सके, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रदर इस वक्त तुम्हारा वेट कर रहा है। वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है, फिर साथ ही उसे उठाकर वहां पर से बाहर आ जाता है। तो आंटी उसे कहती है कि तुम इसे कहां पर लेकर जा रहे हो। तो सांगू से कहता है कि मैं इसे इसके भाई से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो आंटी उससे पूछती है सियोनी क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हो। तो वो कहती है हाँ मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने 17 साल तक अपने भाई का वेट किया और आज फाइनली मैं यहाँ पर अपने भाई को देख पाऊंगी। तो ये बात सुनते ही आंटी भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि सियोनी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पिछले 17 साल से तुम जहाँ पर अपने भाई का नाम पुकारती रहती हो और आज फाइनली तुम अपने भाई से मिल पाओगे, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और सियोनी भी वहां पर रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही हमारा रेड गोब्लिन जो होता है वो किनारे के ऊपर खड़ा होता है, उसे सामने से शिप आती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या शिप इतनी जल्दी वापस क्यों आ रही है। जबकि दूसरी तरफ हमारा सांगू जो होता है क्योंकि शिप वाले पहले शिप लेकर भाग गए होते हैं, तो हमारा सांगू कहता है कि वो शिप वाले कमीने तो शिप लेकर भाग गए। वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर उसे एक बोट दिखाई देती है। तो सांगू कहता है मुझे लगता है कि मुझे इसी बोट को ही यूज करना होगा और जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना होगा क्योंकि सियोनी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, लगता नहीं है ये ज्यादा देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी। इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो सियोनी को शिप में रखता है और साथ ही अपनी पावर को वहां पर यूज कर रहा होता है प्रपल्शन के लिए और अपनी शिप को वहां पर आगे तेजी की तरफ तेजी के साथ बढ़ाना स्टार्ट करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर रेड हेयर गोब्लिन के पास पहुंच सके और जाकर उन दोनों बहन भाइयों को आपस में मिला सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगू भी यहाँ पर इस लेप्रोसी बीमारी की वजह से बीमार होगा या नहीं। तो जवाब है हाँ होगा।